भारतीय इतिहास की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। इसके पहले हमने 6 लेक्चर कवर कर चुके हैं और भारतीय इतिहास को हमने स्टार्टिंग से ही 3 भागों में बांटकर पढ़ा था। जब हमने 3 भागों में बांटे थे तो पहला पार्ट होता था प्राचीन भारत, दूसरा था मध्यकालीन भारत और तीसरा था आधुनिक भारत, जिसमें से हम पहला पार्ट अभी प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं। प्राचीन भारत में हमने देखा वेदों को, वेदों से प्राप्त जानकारियां, फिर इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना, जो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक रही इंडस रिवर्स के किनारे। इसके बाद हमने वैदिक सभ्यता देखी, 1500 से लेकर के 600 बीसी तक। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में तोड़ करके देखा, एक हुआ 1500 से 1000 और दूसरा हुआ 1000 से 600। वैदिक सभ्यता के बाद हमने सारे धर्म देखे, क्योंकि 600 ईसा पूर्व के आसपास लगभग 300 से ज्यादा धर्मों का उदय हुआ, भारतीय धर्मों का। उन 300 प्लस धर्मों में से 2 धर्म ऐसे हुए जो बहुत ज्यादा फेमस हुए, आगे चल करके निकल के आए। एक हुआ जैनिज्म और दूसरा हुआ बुद्धिज्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। उसी समय हमने देखा कि जो प्रशासनिक इकाइयां थी वो धीरे धीरे पहले थी कबीले के रूप में जन, फिर हुआ वो जनपद, फिर हुआ साम्राज्य यानी कि बड़ा सा हो गया तो उसको क्या बोला गया, साम्राज्य। जैसे कि मगध एक साम्राज्य हुआ करता था और इस तरीके से 16 महाजनपद बने थे, जनपद। फिर इसके बाद वो धीरे धीरे फिर बाद में आपको पता ही है 1947 के बाद फिर राज्यों में कन्वर्ट हो गए। तो अब भारत में 28 राज्य और 8 यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरीज हैं। तो हमने ये सारे इतिहास यानी कि सारे धर्मों को देखने के बाद मगध का उदय देखा। 6 लेक्चर में हमने मगध को कवर किया कि मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ और उसका यानी कि जो डिकॉय है या ये कहें कि जो फेलियर है या उस तरीके से कैसे उसका हुआ। मगध साम्राज्य पर अगले साम्राज्य का किसने कब्जा किया, तो वो है मौर्य साम्राज्य। क्योंकि हमने पढ़ा था कि मगध साम्राज्य में बहुत सारे राज्यों ने, बहुत सारे राजाओं ने अपने इनकी डायनेस्टी फैलाई, राजवंशों ने राज्य किया। जैसे पहला तो था हर्यक वंश, हर्यक वंश को पितृहत्ता वंश के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद हमने देखा उसके बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद हमने देखा नंद वंश। और जो नंद वंश था ना, नंद वंश का अंतिम राजा जो हुए घनानंद, और इन्हीं घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो आज हम जो मोस्टली कवर करने वाले हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य साम्राज्य को कवर करेंगे। मौर्य साम्राज्य का उदय घनानंद की हत्या करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध की राजगद्दी पर बैठते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य जब गद्दी पर बैठते हैं तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। मौर्य साम्राज्य जो कि 321 से लेकर के 185 बीसी यानी ईसा पूर्व तक चला। इनमें से जो प्रमुख राजा हुए मुख्य रूप से वो तो पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर इसके बाद बिंबिसार और फिर इसके बाद अशोक महान। इस वंश के जो अंतिम राजा हुए वे थे बृहद्रथ। बृहद्रथ से पूर्व क्या थे, दशरथ। ठीक है, तो यानी कि जो अंतिम राजा हुए वो कौन थे, बृहद्रथ, ये याद रखना है। फिर इसके बाद अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य इस वंश के फाउंडर भी हैं, संस्थापक भी हैं, और ये 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक राज्य करते हैं मगध की गद्दी पर। अगर बात करें कि चंद्रगुप्त का जन्म 345 ईसा पूर्व हुआ था और इनके अन्य नाम भी मिलते हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के 3 नाम मिलते हैं इतिहास में, एक है साइड्रोकोटस और एक है एड्रोकोटस और एक है साइड्रोकोप्टस। अब ये नाम कैसे मिले, तो अलग अलग तरीके से जो यात्री हुआ करते थे उस टाइम पे, ट्रैवलर्स थे, फॉरेनर्स ट्रैवलर्स थे, उनमें से
तीन ऐसे ट्रेवलर्स थे जिन्होंने सेट्रोपोटस कहा चंद्रगुप्त मौर्य को। वो तीन ट्रेवलर्स कौन कौन से थे? एक थे स्ट्रेटो, दूसरे थे एरियन और तीसरे थे जस्टिन। इन तीनों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेट्रोपोटस कहा। और दो एपियानस और प्लूटॉक, इन दोनों ने एड्रोकोटस कहा। और निर्याकस नामक एक फॉरेनर ट्रेवलर्स हुए, इन्होंने सेट्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य का नाम बताया। ये जानकारी हमको कहां से मिली? तो ये जानकारी 28 फरवरी 1793 को विलियम जोन्स ने सार्वजनिक की कि चंद्रगुप्त के मौर्य के नाम ही ये तीनों हैं। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्य है काफी बड़ा था, यानी कि पश्चिम में आप कह सकते हैं कि जो हिंदुकुश पर्वत की सीरीज बनती है, श्रेणी होती है, हिंदुकुश पर्वत की श्रेणी पश्चिम में वहां तक इसका राज्य फैला हुआ था। हालांकि इसके पहले कुछ राज्यों पर सिकंदर का कब्जा था, और सिकंदर के कब्जे के कारण, क्योंकि सिकंदर जब भारत आया था विश्व विजय के लिए अभियान चला रहा था, तो उसने भारत के बहुत सारे भागों पर कब्जा किया था। और फिर बाद में झेलम नदी के किनारे झेलम बितास्ता का युद्ध होता है, जो पंजाब के राजा पोरस के साथ होता है, जिससे हार करके वो वापस चला जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी सेना भी बाहर आगे बढ़ने से इनकार कर देती है, वो पीछे चला जाता है। उसी का उत्तराधिकारी, यानी कि जो सिकंदर था उसका उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर था। उस समय जब सिकंदर राजा हुआ करता था, उस वक्त सेल्यूकस निकेटर उसका मंत्री था, या कहते हैं एम्बेसडर था, राजदूत था। सेल्यूकस ने फिर से वो अभियान चालू किया, पुनः विश्व विजेता बनने का, और उसने दोबारा से भारत के राज्यों पर कब्जा करने की कोशिश की। लेकिन इस समय शासन घनानंद का नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य का आ चुका था। चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि नहीं, ये राज्य तो भारत का है। दोनों में आपस में लड़ाई हुई और फिर चंद्रगुप्त मौर्य फाइनली जीत गए। तो जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जीते तो इनको वो जो 4 राज्य थे वापस मिल गए। सिकंदर के द्वारा जीते गए जो 4 राज्य थे, उन राज्यों को वापस चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया गया। समझौता हुआ, एग्रीमेंट हुआ, और एग्रीमेंट के हिसाब से जो 4 राज्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को मिल गए। और जो उन्होंने अपनी पुत्री हेलेना थी, उसका विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। विवाह के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इधर साइड, क्योंकि मगध में बहुत सारे रिच डायनेस्टी थी, तो यहाँ पे हाथी घोड़े बहुत ज्यादा थे। तो लगभग इतिहास में मिलता है कि 500 से ज्यादा हाथियों को गिफ्ट कर दिया था सेल्यूकस को, क्योंकि मगध में उस समय बहुत ज्यादा हाथी, बहुत भारी भरकम सेना हुआ करती थी। वो 4 राज्य कौन कौन से थे? सेल्यूकस ने जो चंद्रगुप्त को दिए थे, सिंध पार के 4 राज्य। एक था एरिया, जिसको वर्तमान में हेरात के नाम से जाना जाता है। एक था जेड्रोसिया, जिसको बलूचिस्तान वाला एरिया कह सकते हैं। एक था अराकोशिया, जो गंधार है। और लास्ट है पैरोमी सदाई, जो कि आजकल काबुल के आसपास का एरिया पड़ता है। संधि के तहत मेगास्थनीज पाटिलपुत्र दरबार में भेजा गया। मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। आपको समझना होगा कि सिकंदर का राजदूत कौन था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जब आया था तो इसने बहुत सारी चीजें, मतलब काफी दिनों तक रहा और बहुत सारी चीजें इन्होंने देखा। मौर्य साम्राज्य में काफी चीजों का वर्णन भी किया। हालांकि इन्होंने बहुत कुछ गलत भी बता दिया था, जैसे कि इन्होंने बताया था कि भारत में 7 जातियां पाई जाती हैं। लेकिन आपको भी पता है कि हम वैदिक सभ्यता से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि भारत में प्रमुख रूप से 4 ही जातियां थी, 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
लेकिन मेगास्थनीज ने क्या बताया था अपने निकाह में कि भारत में 7 जातियां हैं। ये इसकी इंफॉर्मेशन गलत थी। दूसरी बात, इन्होंने बोला था कि भारत में दास प्रथा नहीं है, यानी कि कोई गरीब नहीं। ये भी इंफॉर्मेशन इनकी गलत थी, क्योंकि दासों का तो बहुत पहले से ही भारत में प्रचलन था, दास होते थे। जो सिकंदर था ये अरस्तु का शिष्य हुआ करता था, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य को तो पता है आप लोगों को, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य, आचार्य चाणक्य के शिष्य थे। सारी शिक्षा दीक्षा जो भी थी तक्षशिला में आचार्य चाणक्य ने ही दी थी। चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। हालांकि राजा बनाने से पहले जब ये मगध की राजधानी पर गए थे घनानंद के पास बाहरी आक्रमणों से सचेत करने के लिए, तो घनानंद उस समय मदिरा में व्यस्त थे, नाच गाने पे, और उन्होंने उनका अपमान करके उनको राज्य से बाहर कर दिया। अपमानित होकर आचार्य चाणक्य पहाड़ियों पर घूम रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक बच्चा जो उसके आसपास के ग्रुप में लड़के हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा था। आचार्य चाणक्य ने देखा कि यार इस बच्चे पे तो राजा बनने के गुण भी हैं। तभी उन्होंने डिसाइड किया कि इसको मैं मगध की राजगद्दी पर राजा बनाऊंगा। जब बात पता चली आगे कि ये लड़का तो किसी के कंट्रोल में है, मतलब किसी ने इसको दास बना करके रखा हुआ है, तो उसको बुला करके 1000 कासार्पण मुद्रा दे करके चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लिया गया। यानी कि आचार्य ने खरीद लिया और लेकर के अपने साथ चले गए, उनको सारी शिक्षा दीक्षा दी और फिर आक्रमण के लिए, यानी कि मगध की राजगद्दी पर बैठने के लिए उनको पूरी तरीके से तैयार किया, कंप्लीट। चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा बने तो उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर आचार्य चाणक्य को ही रखा, कौटिल्य को ही रखा। कौटिल्य का एक नाम और भी मिलता है, विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त के अंतिम समय में, चंद्रगुप्त जब राज्य कर रहे थे, शासन कर रहे थे, उसके अंतिम समय में ही लगभग 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था मगध में। और जब अकाल पड़ा था तो उसी समय बौद्ध भिक्षु थे भद्रबाहु। जब हमने बौद्ध धर्म पढ़ा था तो बताया था कि स्थूल भद्र और भद्रबाहु 2 भागों में जब बटा था बौद्ध धर्म, तो उन्हीं में से एक शाखा थी भद्रबाहु। तो भद्रबाहु के शिष्य बनकर के चंद्रगुप्त मौर्य चले गए थे कर्नाटक की श्रावण बेलगोला की पहाड़ियों पर, और वहीं जाकर के इन्होंने तपस्या की। और बाद में फिर एक पद्धति होती है जिसमें जिसमें उपवास के द्वारा ही मृत्यु की जाती है, यानी कि सुसाइड है एक तरीके का। भारत सरकार ने इस पर बैन भी लगा के रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बैन लगा के रखा है कि ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, कि आप किसी का जीवन दे नहीं सकते हैं तो आपको जीवन लेने का भी अधिकार नहीं है, मतलब सुसाइड आप कर नहीं सकते। श्रावण बेलगोला में इन्होंने क्या किया था कि एक पद्धति होती है जिसमें से आप अनाज त्याग करके, यानी कि खाना पीना त्याग करके ही मृत्यु को गले लगाते हैं। उस पद्धति का नाम है शेल्लखा, ऐसे कुछ करके है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, सल्लेखना। हाँ, क्या नाम था उस पद्धति का? सल्लेखना। सल्लेखना पद्धति से ही मृत्यु हो जाती है। मृत्यु से पहले ही चंद्रगुप्त मौर्य अपने राजगद्दी को अपने पुत्र बिंबिसार को सौंप करके जाते हैं। तो अगले राजा बनते हैं बिंबिसार। बिंबिसार का जो टाइम पीरियड होता है 298 से लेकर के 274 बीसी तक।
बिंबिसार राज्य करते हैं मगध की गद्दी पर। आपको ध्यान रखना है कि जो बिंदुसार, बिंबिसार नहीं, यहाँ पे बिंदुसार है, ठीक है। बिंबिसार तो हर्यक वंश के थे, यहाँ बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो हुआ बिंदुसार हुआ, जो 298 से लेकर के 274 तक बीसी तक रहते हैं। इनको अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। अमित्र घात क्यों? क्योंकि ये शत्रु अपने आसपास के एरिया में जितने भी राज्य थे आसपास के, सभी को जीत लेते थे। अगर कोई नहीं साथ देता था या संधि करता था या शर्तों को मानता था तो उसको मार करके मिला लेते थे अपने राज्य में। इसलिए इनको अमित्र घात की मतलब उपाधि दी गई थी। हालांकि बिंदुसार अजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार के नाम से भी पुकारा गया है। सीरिया के नरेश थे स्ट्रेबो, उनके अनुसार एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत को भेजा था। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन के नाम से पुकारा गया है। बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला, सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने सबसे बड़े पुत्र पहले सुसीम को भेजा था। जब सुसीम उसको कंट्रोल नहीं कर पाए तो फिर उज्जैनी में उस समय उपराज राज्यपाल हुआ करते थे अशोक, फिर अशोक को भेजा गया था। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा मतलब शराब, या उस समय इसको क्या नाम दिया जाता था, दूसरा नाम जो था मदिरा, ये सूखे अंजीर, इनकी मांग की। एक बौद्ध धर्म के महान विद्वान हुए तारानाथ, उन्होंने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। फिर इसके बाद आते हैं अशोक महान, अशोक सम्राट। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान 269 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक गद्दी पर रहते हैं। और इसके बाद फिर डिक्लाइन शुरू हो जाता है मौर्य साम्राज्य का, मौर्यन एम्पायर का। और इसके बाद फिर छोटे छोटे राजा आते हैं और लास्ट में जो अंतिम राजा होते हैं वो बृहद्रथ। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती के राज्यपाल हुआ करते थे। मौस्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मौस्की और जो गुर्जरा अभिलेख थे, अशोक के नाम अशोक मिलता है इन दोनों में। पुराणों में जबकि अशोक को अशोक वर्धन के नाम से पुकारा गया। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष में लगभग 261 ईसा पूर्व में ही जो उड़ीसा का प्रांत है, उड़ीसा प्रांत में एक साम्राज्य हुआ करता था कलिंग, वहां पे आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोशली पर अधिकार कर लिया। बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ, लगभग 2.5 से 3 लाख लोगों को बंदी बनाया गया, 4 से 5 लाख लोगों की किलिंग हुई, हत्या हुई, जिसे कहते हैं कि अशोक द्रवित हो गया था। द्रवीभूत होकर उसने बौद्ध धर्म की भिक्षा ले ली, बौद्ध धर्म को पालन कर लिया और वहीं से उन्होंने त्याग कर दिया कि अब मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा। फिर अशोक ने बहुत सारे शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख लिखवाए, जिसमें अपने धम्म का प्रचार, धम्म मतलब धर्म, उस धर्म को प्रचार करने के लिए शिलालेख, गुहा लेख और अनेक प्रकार के स्तंभ लेख लिखवाए। हालांकि उन्होंने अपने पुत्रों को श्रीलंका तक भेजा था बौद्ध धर्म के, लिखो लुशेंट में तो मिलता है कि बौद्ध धर्म में प्रचार कर लो, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था, जबकि वास्तविकता ये है कि बौद्ध धर्म नहीं, अपने धम्म यानी कि अपने धर्म कि मेरा जो है मैं हृदय परिवर्तित कर चुका हूं, अब युद्ध नहीं करूंगा, शांति में बिलीव करता हूं, इन सारी चीजों का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था।
बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार कहा जाता है कि अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था। और यह भी है कि बाद में कहा जाता है कि इन स्तूपों को तोड़ने का आदेश पुष्यमित्र शुंग, जो कि मौर्यन एम्पायर के बाद अगले जो साम्राज्य होता है, ब्राह्मण वंश की शुरुआत होती है पुष्यमित्र शुंग से, वो करते हैं, तोड़ते हैं। लेकिन ये भी इतिहास में थोड़ा सा गलत है, क्योंकि हर जगह नहीं मिलता। कई साक्ष्य हैं जो ये बताते हैं कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध विरोधी थे, इनकी स्तूपों को तोड़वाए। और उसके अपोजिट में बौद्ध धर्म के ही साक्ष्य ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने खुद स्तूपों का निर्माण करवाया। ये कंट्राडिक्शन पॉइंट है कि एक ही व्यक्ति उसी को तोड़वा करके और उसी धर्म के बारे में निर्माण कैसे करवा सकता है। यह तो कट्टर अनुयायी अगर कहा जाता है कि अगर वो कट्टर था पुष्यमित्र शुंग, तो फिर कट्टर होने के बाद बौद्ध धर्म का निर्माण क्यों करवाएंगे? यानी कि जो स्तूप थे, बौद्ध स्तूप थे, उनका निर्माण क्यों करवाएंगे? ये क्वेश्चन मार्क है। हालांकि बौद्ध धर्म में इसको क्लियर कर देते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जो छोटी किताबें होती हैं, छोटे राइटर्स होते हैं, उनमें ऐसे हाईलाइट करके दिखा दिया जाता है, बता दिया जाता है कि जो पुष्यमित्र शुंग थे वो बौद्ध विरोधी थे। भारत में शिलालेख के प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही करवाए थे, ऐसा माना जाता है। और जो शिलालेखों की लिपि थी, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक था। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से, और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख प्राप्त होते हैं। खरोष्टी लिपि जो थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांट सकते, हमने पहले ही बता दिया था, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में पाट्रेदी पैंथेलर ने की थी और इनकी संख्या 14 बताई जाती है शिलालेखों की, जबकि स्तंभ लेखों की संख्या 7 मिलती है, जो कि ब्राह्मी लिपि में ही है। और जो शिलालेख थे जिनकी संख्या 14 है, इनमें हर एक शिलालेख में कुछ ना कुछ अशोक ने लिखवाया था, मैसेज जनता के लिए। जैसे पहला शिलालेख में उन्होंने पशु बलि की निंदा की थी कि पशु बलि नहीं होनी चाहिए। दूसरा शिलालेख में उन्होंने मनुष्य और पशु दोनों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था करने के लिए कहा था। तीसरे शिलालेख में अशोक ने राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया गया था कि हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं, एवं शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख करवाया। चौथा शिलालेख भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई थी। यही धम्म घोष